हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चों की हाई डिमांड पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें। सो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम की एक सीरीज, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम्स। सो इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत अमेजिंग से क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर ये मिस कर दिए ना आपने वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो आपका फिर समझ जाओ, है ना, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो एंड तक सेशन को जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करना। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। चलो जी, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसी वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास और कैसे हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, है ना। सो वर्ड प्रॉब्लम से पहले मैं आप लोगों को अपने पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल दिखा देता हूं यार। अभी आज हमारा सेशन चल रहा है ये वाला, एंड इससे पहले के हमारे ये सेशंस हो चुके हैं। एंड आने वाले जो सेशंस है आप लोगों के वो ये हैं, है ना। कल आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, 1 बजे नहीं है बट ये 5 बजे होगा, है ना। ये 5 बजे हो गया है ना। सो ये सभी सेशंस है जो आप लोगों को देखने हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करके हम बना रहे हैं, सो जरूर देखना, है ना। बाकी यार ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप लोग मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो, है ना। तो बाकी ये है। तो यार लास्ट सेशन में ना हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम की थी, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था। वो सवाल कुछ इस प्रकार से था, अभी मैं दिखाऊंगा अभी किन किन बच्चों का आंसर सही है। 2 years ago, a man was 5 times as old as his son. 2 years later, his age will be 8 more than 3 times as age of his son. है ना, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, है ना। अब आप लोगों के पास क्या है, एक आदमी है, मैन है, और एक उसका बेटा है, सन है ना, 2 लोग हैं। एज वाले क्वेश्चंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी, दोनों में ही ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं उनकी प्रेजेंट एज की बात करूं, प्रेजेंट एज लेट्स से मैन की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स और उसके पुत्र की एज कितनी है y। 2 years ago man was 5 times as old as his son। अब देखो यार बहुत सिंपल सी कहानी है। आज अगर आप 15 साल के हो तो 2 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे, 13 साल के रहे होंगे, है ना। अगर आज आप 15 साल के हो तो 2 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे, 13 साल के रहे होंगे। तो ऐसे ही अगर ये अंकल जी आज x ईयर्स के हैं तो 2 साल पहले 2 years एगो इनकी एज क्या रही होगी, एगो मतलब पहले, इनकी 2 साल पहले एज कितनी रही होगी, x-2, है ना। और उनके बेटे की एज कितनी रही होगी, y-2, है ना, 2 साल पहले। अब उसने बोला है कि जो अंकल जी हैं, जो आदमी है, वो अपने बेटे की एज के कितने हैं, 5 टाइम्स है। यानी कि जब बेटे की एज को 2 साल पहले की जो एज थी बेटे की, उसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंकल जी की एज मिलेगी, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद और भी कुछ बातें बोली है। हिज एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ हिज सन 2 years later। अब 2 साल बाद की कहानी, अब फ्यूचर में आ जाओ, 2 years later, ठीक है। 2 साल बाद जो अंकल जी की एज थी वो कितनी हो जाएगी, x+2, और बेटे की एज कितनी हो जाएगी बेटा, y+2 हो जाएगी। अब क्या बोला गया है कि जो अंकल जी की एज है 2 साल बाद, वो बेटे की एज के कितना है, 8, his age will be 8 more than 3 times the age of his son। यानी कि उसके सन की एज को जब मैं 3 टाइम्स करता हूं तो उसमें कितना है, 8 साल ज्यादा है बेटे की जो एज है। तो ये चीजें हैं। अब बस आपके पास 2 इक्वेशंस कुछ मुझे दिख रही हैं तो उनको बना के सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन हमारे पास यहां से मिलेगी, x-2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई 5y माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। -2 इधर शिफ्ट करोगे, 5y इधर शिफ्ट करोगे तो x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -10 + 2, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -8, है ना। तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन ये बन गई। दूसरी लीनियर इक्वेशन आप यहां से बनाओगे, 2 वेरिएबल वाली। कैसे बनाओगे, यहां पे देखो, आपके पास क्या है, x+2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3y, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6 + 8, है ना। अब ये हो जाएगा आपके पास x+2
इज इक्वल्स टू 3y प्लस 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। अब 3y इधर शिफ्ट कर दो, 2 उधर शिफ्ट कर दो, 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12। तो दूसरी इक्वेशन है आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो एक इक्वेशन थी आपके पास x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -8, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -8, और एक इक्वेशन आप लोगों के पास आ गई है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। यही है भाई। चलो दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि x का कोएफिशिएंट पहले से इक्वल है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस ये हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 10 ईयर्स। यानी कि बेटे की जो एज थी वो कितनी थी 10 साल, प्रेजेंट एज सन की y थी 10 ईयर्स। अब अंकल जी की एज निकाल लो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। सो 5 इंटू 10 50 होता है इज इक्वल्स टू -8, माइनस 50 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस 50, और ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा 42। तो अंकल जी की जो एज है वो कितनी है 42 ईयर्स है, और बेटे की जो एज है वो कितनी है 10 साल है ना। अब मैं दिखाता हूं इन बच्चों के नाम जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दिया था। वेरी गुड माहिरा, देन वी हैव वेरी गुड विश्वा, वेरी गुड, एंड वेरी गुड रिया। विश्वा ने बहुत कुछ भी लिखा है, भैया मजा आ गया, मस्त प्रैक्टिस कर ली मैंने, थैंक यू। और गाना समझ तो नहीं आया बट आपकी वॉइस में मर जावा आए। चलो है ना, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को, जो कि रहेंगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम में ना मतलब बच्चों को कंफ्यूजन क्यों होती है। अगर मैं आपको सिंपल सी एक इक्वेशन लिख के दे दूं तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। बट वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसा नहीं होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोगों को इक्वेशंस बनानी पड़ती है, जो कि आप बनाने में कंफ्यूज रहते हो कि कैसे बनेगी, क्या बनेगी, है ना। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है देखो मेरे एंड से बस मैं आपको एक अप्रोच दे सकता हूं कि यार आप ऐसे सोचो, है ना। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स में आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा उन चीजों को सीखोगे। कैसे कह रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज इतना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मान लो आपकी ब्रेड्थ कुछ भी है, हमें नहीं पता, है ना। जो भी उसकी लेंथ है वो क्या है, ब्रेड्थ के ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है। और इनका एरिया आपको दे दिया गया है कितना 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, जो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ना, बच्चों को ये इंफॉर्मेशन ही समझ में नहीं आती है। और जब आपको इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती है तो आप इक्वेशन नहीं बना पाते हो। आप सबसे पहले इस तरीके से इसको समझो कि वो क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है। वो कहना चाहता है कि भैया आपकी ब्रेड्थ जो भी है, जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम किया लेट द ब्रेड्थ, ब्रेड नहीं है बेटा, ये ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही क्यों, क्योंकि एरिया आपको क्या दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। नाउ अगर ब्रेड्थ इतनी है बेटा तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी कितना है, उसने बोला है जो भी ब्रेड्थ है उसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो लेंथ को, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा अब आपके पास ये क्या है, लेंथ आपको पता चल गया, ब्रेड्थ आपको पता चल गया, तो आपके पास एरिया क्या है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ एरिया आपको दे दिया गया है कितना बेटा 288 दे दिया गया है, लेंथ आपके पास कितनी है 2x है, और ब्रेड्थ आपके पास कितनी है बेटा x है। 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 144 हो जाएगा, तो यानी कि 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रहेगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू x, यानी कि प्लस माइनस 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास प्लस माइनस 12। अब आपको एक चीज पता है कि लेंथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या कभी ऐसा सुना है कि रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेड्थ जो भी डायमेंशन है वो -12 है? नहीं। तो आप क्या करोगे, अरे कहां आ गए हम, नेगेटिव वाली वैल्यूज को नेग्लेक्ट करोगे, तो आप लिखोगे हेंस द ब्रेड्थ बी
12 सेंटीमीटर। तो जो ब्रेड्थ हो जाएगी वो 12 हो जाएगी एंड लेंथ जो होगी कितना था 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। बस इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिखना होता है इन चीजों को, है ना। चल, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। देखो धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज करता चलूंगा, है ना। पहले थोड़ा इजी, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, और फिर चकते फट्टे 90 किल्ली। आ जाओ। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 whose प्रोडक्ट इज इतना। अब देखो चीजों को आपको समझना होगा। बहुत सारे बच्चों को कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ नहीं होता है। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव्स को समझो और इस क्वेश्चन पे और किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं उन चीजों को भी समझो। तो एक वर्ड है यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है 2, तो 2 का नेक्स्ट जो होगा 3, 3 का नेक्स्ट जो होगा 4, तो ये नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। 4 के बाद क्या होगा 5, तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब अगर यहां पे आपको क्या बोला गया है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का मतलब क्या है, अगर मान लो पहला नंबर है 3, तो 3 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 6, उसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 9, उसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 12, है ना। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा होता तो आप इस तरीके से एक एक करके इंक्रीज करते चलते, लेकिन मल्टीपल है किसी नंबर का तो इस तरीके से वो चीजें चलती है। फिर और भी पूछता है वो आपसे ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे 1, 3, 5। इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर वो आपसे पूछे तो 2, 4, 6। तो ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की कहानी रहती है। अब इन चीजों में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी, और वो बातें ध्यान क्या रखनी है उसको समझते हैं, है ना। जैसे कभी भी अगर आपके पास कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाला कोई क्वेश्चन आता है, अगर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा गया है तो पहला नंबर अगर मैं x मान लूं तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा, x+1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से इंक्रीज कर रहा है। अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, है ना। तो ऑड, अगर आपसे ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछता है, पहला नंबर अगर x है तो देखो कितने कितने से इंक्रीज हो रहा है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, है ना। तीसरा नंबर क्या होगा, इसमें 2 ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इवन में भी होता है, अगर पहला नंबर आपके पास x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ये ऑड और इवन की कहानी है, बट मल्टीपल की क्या कहानी होती है वो सुनो। मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, उसने बोला है 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। सो लेट द नंबर्स बी। तो जो आपके पास नंबर्स होंगे, जैसे 3 का कोई भी मल्टीपल उठा लो, 12 है, तो क्या 12 को ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 4 क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 15 है, 15 को ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 5 क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो जो भी 3 का मल्टीपल होगा तो उसमें आपको एक चीज समझ में आ गई है कि 3 तो होगा ही होगा, बाकी ये नंबर चेंज हो रहे हैं, ये नंबर चेंज हो रहे हैं। आप 6 लिखोगे तो 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, 7 लिखोगे तो 21 हो जाएगा। तो पहला जो नंबर लिया हमने, अज्यूम किया 3 का मल्टीपल, वो क्या अज्यूम किया, 3x, क्योंकि 3 तो होगा ही होगा, बाकी दूसरा नंबर मुझे नहीं पता। ठीक है। अब ये दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 12 और 15, तो 15 कितने से इंक्रीज हो रहा है, 3 से। अब जब मैं इसमें 3 और ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव आ जाएगा 18। तो अगर पहला नंबर 3x है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 में, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3x+3 हो जाएगा। इस चीज को समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ और चीज को समझो कि 3 का अगर कोई मल्टीपल है, पहला नंबर अगर 3x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3x+3 हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ, अब उसने क्या बोला है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। तो 3x को जब मैं 3x+3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 648। अब देखो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी क्या करते, बच्चे गड़बड़ी ये करते हैं कि 3x को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसा सा करके कैलकुलेशन को बहुत मुश्किल कर देते हैं। बट हम कैलकुलेशन को इजी करेंगे। ये वाला 3 एज इट इज इंटू x, ये वाला x एज इट इज। क्या इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, आप बोलोगे भैया बिल्कुल आ सकता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3x+1 बच जाएगा, क्योंकि यहां से 3 जाएगा x और यहां से, है ना, 648। अब आ जाओ। तो बेटा
ये 3 और ये 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूं यहाँ पे बचेगा x इंटू एक्स प्लस 1, और 9 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो 648 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या ये कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 9 7 जा 63, 1 8, 9 2 जा 18, तो x इंटू एक्स प्लस 1 कितना आ गया आपके पास? 72 आ गया। तो x इंटू एक्स प्लस 1 अगर आपके पास 72 है तो बस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर किसके बेटा? 72 के। 72 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है कि ये वाला मेथड यूज करना है तो जो आपका दिल करता है वो मेथड यूज करो, लिखा गया है तो फिर तो है ना, तो कोई भी मेथड आप यूज कर लो। जैसे अगर मैं बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, इसके आगे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, इसके आगे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत वर्ड प्रॉब्लम बनाने में हो रही है, इक्वेशन बनाने में हो रही है। अब इसके आगे अगर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो भी करना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो अगर हम इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करें तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -9 और एक आएगा +8। अब आपको पता है यहाँ पे 0.2 कॉन्जिक्यूटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव्स, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव। अगर पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव बोला गया है तो नेगेटिव वाली वैल्यूज को आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहला जो नंबर होगा, अगर x आपके पास 8 आ गया है, आपके पास x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आ गई है? 8। तो आपने पहला नंबर क्या माना था? 3x माना था, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 यानी कि कितना हो जाएगा? 24। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3। अब इसमें 3 ऐड कर दो 24 में, 27। तो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 648 के इक्वल, है ना। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलो अगला क्वेश्चन। Wow, apples. 300 apples are distributed equally among a certain number of students. Had there been 10 more students, each would have received 1 apple less. Find the number of students. देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चों को ना ये लेने समझने में दिक्कत होता है कि यार मैं क्या अज्यूम करूं, मतलब x किसको मानूं? स्टूडेंट्स को मानूं, एप्पल्स को मानूं, या जो खा लिया है उसको मानूं, या जो फेंकना है उसको x मानूं? किस चीज को x मानूं? तो बहुत सिंपल सी कहानी और एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूं बेटा। जो भी चीज आपको निकालनी है, जो भी चीज आपको निकालनी है, आप उसी को अपना वेरिएबल मानो, आप उसी को अपना वेरिएबल मानो। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x अज्यूम कर लो। तो कैसे करोगे? आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। अब आपके पास क्या है? x स्टूडेंट्स है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कह रहे कि क्या कहानी लिखी गई है कि 300 एप्पल है मेरे पास, 300 एप्पल है मेरे पास, ठीक है। और ये 300 एप्पल कितने बच्चों के को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? x स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। x स्टूडेंट्स को 300 एप्पल दिए गए हैं। अच्छा, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया था। हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 एप्पल लेस। अगर मैं 10 और स्टूडेंट बढ़ा दूं, पहले x थे, अब स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं? 10 और स्टूडेंट्स बढ़ा दूं। अगर मैंने 10 और स्टूडेंट्स और कहीं से लाए, दूसरी क्लास से उठा के यहां पे ले आए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है ना, एप्पल बट रहे, सेक्शन ए वालों को एप्पल मिल रहे, सेक्शन बी के बच्चे देखे अच्छा हम भी घुस जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, तो वो 10 बच्चे कहीं से आ गए हैं यहाँ पे। लेकिन एप्पल अभी भी कितने बेटा? 300 एप्पल है। तो एक बहुत लाइक समझने वाली बात है ना, एप्पल उतने ही है, बच्चे बढ़ गए हैं, तो अब बच्चों को क्या होगा? एक एक एप्पल क्या होगा? कम मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, पहले मान लो एक बच्चे को 5 एप्पल मिल रहे थे,
है ना। अब अगर बच्चे बढ़ गए हैं तो अब बच्चों के एप्पल क्या हो गए, कम हो गए। अब मान लो एक बच्चे को 3 एप्पल मिल रहे हैं या 4 एप्पल मिल रहे हैं, है ना, या 4.5 एप्पल मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में आपको बातें बताई गई है। पहले x स्टूडेंट्स थे, 300 एप्पल, जितने भी एक बच्चे को जितना भी मिल रहा था हमें नहीं पता, लेकिन अब उसने बोला है जब 10 स्टूडेंट्स और आ गए हैं तो हर बच्चे को 1 एप्पल लेस मिल रहा है, 1 एप्पल कम मिल रहा है हर बच्चे को, एक बच्चे को। तो अब बेटा यहां पे एक नई कहानी की शुरुआत होती है, और वो कहानी क्या होती है, ऐसी कि अगर आपके पास x स्टूडेंट्स थे, अगर आपके पास x स्टूडेंट्स थे और उनको 300 एप्पल मिल रहे हैं, तो एक स्टूडेंट को कितने एप्पल मिले होंगे बेटा, एक स्टूडेंट को कितने एप्पल मिले होंगे, x को उधर भेज दो, x को उधर भेजोगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, इधर मल्टीप्लाई x इंटू 1 था तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। यानी कि एक बच्चे को पहले कितने एप्पल मिल रहे थे, इतने एप्पल मिल रहे थे, लेकिन अभी बच्चे कितने हैं बेटा, x प्लस 10 बच्चे आ गए हैं, है ना, x प्लस 10 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी जो एप्पल हैं वो कितने हैं, 300 ही एप्पल हैं। तो एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कितने एप्पल मिल रहे होंगे, एक स्टूडेंट को कितने एप्पल मिल रहे होंगे, 300 अपॉन x प्लस 10, है ना। पहले एक बच्चे को इतने एप्पल मिल रहे थे, अब एक बच्चे को कितने एप्पल मिल रहे हैं, 300 अपॉन x प्लस 10। ये कहानी समझ आई, बिल्कुल समझ आई। तो एक चीज को समझो, पहले और बाद में बैड नहीं है, ये बाद में है, ये पहले और बाद में। उसने बोला आपको कि पहले जितने एप्पल मिल रहे थे और अब जितने एप्पल मिल रहे हैं, अब 1 एप्पल हर बच्चे को कम मिल रहा है। यानी कि पहले वाले एप्पल, समझो, बाद वाले एप्पल में से अगर मैं पहले वाले एप्पल घटा दूं तो कितने एप्पल बचेंगे, 1 एप्पल मिलेगा, 1 एप्पल बचेगा। सॉरी, पहले वाले में से बाद वाला घटा दूं तो, है ना, पहले जितने एप्पल थे, सॉरी, पहले जितने एप्पल थे उनमें से अगर मैं बाद वाले एप्पल घटा दूं तो 1 एप्पल बचेगा। क्योंकि समझो पहले 5 एप्पल मिल रहे थे, अब अगर मुझे 4 एप्पल मिल रहे तो 5 माइनस 4 1 ना, क्योंकि उन्होंने बोला है पहले जितने भी एप्पल मिल रहे थे, बाद वाले जो हैं, हर जब 10 बच्चे और आ गए तो हर बच्चे को 1-1 एप्पल कम मिला। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई और मेरी इक्वेशन क्लिक कर गई कि पहले जो एक बच्चे को, एक स्टूडेंट की कहानी चल रही है यहां पे, एक स्टूडेंट की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है ना, ईच वुड हैव रिसीव्ड लेस एप्पल, इसीलिए मैंने एक बच्चे का एप्पल निकाला। पहले एक बच्चे को कितने एप्पल मिल रहे थे, 300 अपॉन x, और अब एक बच्चे को कितने एप्पल मिल रहे हैं बेटा, 300 अपॉन x प्लस 10, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 1, क्योंकि हर बच्चे को, पहले उस बच्चे को मान लो 5 एप्पल मिल रहे थे, अब उस बच्चे को बाद में कितने मिल रहे हैं, 4 एप्पल मिल रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा ना, हाँ, तो इसलिए, ठीक है ना, ठीक। अगर ये कहानी समझ में आ गई, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो, 300 कॉमन ले लो, 300 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 बराबर किसके बेटा, 1 के। तो 300 तो ये एज इट इज रहेगा, इंटू एक्स प्लस 10 इधर आ जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 10, और ये ऐसा x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास जो कुछ कुछ इक्वेशन ऐसी दिख रही है, ऊपर तो 300 रहेगा, इंटू ये बचेगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3000 इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा टर्म इधर शिफ्ट कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3000 को भी इधर शिफ्ट कर दो तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हो उससे करो, जो दिल में आए, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, ऐसे कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है तो वैसे कर लो। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब एक x आया है आपके पास कितना बेटा, 50, और एक x आया है आपके पास 60, माइनस 60। तो आपको एक चीज समझ में आती होगी, x क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते।
सुने हो कभी कि इस कक्षा में -60 विद्यार्थी पढ़ते हैं? -60 विद्यार्थी नहीं, +60। तो आप ये नेगेटिव वाली वैल्यू को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे और कहोगे कि सिर्फ 50 बच्चे थे। ठीक है जी। चलो फिर 1 year ago a man was 8 times as old as his son। अगेन एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, ये दोनों ही चैप्टर में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, थोड़ा गला थक गया है, पानी पी लेता हूं। आ जाओ। देखो कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ना, आप कोशिश ये रखा करो कि आप उस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, देखो उस क्वेश्चन को, खुद से करने की कोशिश करो। खुद से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन हम बताएंगे। 1 year ago a man was 8 times as old as his son, है ना। Now his age is equal to the square of his son's age, find their present age। इन क्वेश्चंस में ना ऐसे किया करो, प्रेजेंट से शुरुआत होती है, एक आदमी है, एक उसका बेटा है। क्या बोला गया है, कह रहा है कि 1 year ago man was 8 times as old as his son। एक साल पहले जो आदमी की एज थी, मुझे नहीं पता कितनी है, वो अपने बेटे की एज के कितना है, 8 टाइम्स है। एक साल पहले जो आदमी की एज थी वो अपने बेटे की एज के कितना है, 8 टाइम्स। ये कब की कहानी है, एक साल पहले की। अब प्रेजेंट क्या कह रहे हैं, नाउ यानी कि प्रेजेंट, हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। आज जो आदमी की एज है, मान लो m डैश, वो अपने बेटे की एज के स्क्वायर के बराबर है, अपने बेटे की एज के स्क्वायर के बराबर है उसकी प्रेजेंट एज। आ जाओ, तो कहानी की शुरुआत करेंगे, आपको उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो बस वही आप अज्यूम कर लो। ठीक है, जो भी आपको निकालना है वही आप अज्यूम कर लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन। बहुत सारे लोग मैन की प्रेजेंट एज को कुछ मान लेंगे, बट मैन की प्रेजेंट एज को x मत मानना, सन की प्रेजेंट एज को x मानना। क्यों, क्योंकि अगर पुत्र की एज इतनी है तो पापा की जो प्रेजेंट एज है कितनी है, x स्क्वायर। उसने बोला ना अपने बेटे की एज के स्क्वायर है। अब मान लो आप पापा की एज को x मान लेते हैं, x साल के हैं पापा, तो बेटे की एज कितनी होगी, नहीं निकाल पाओगे ना, √x होगा, क्योंकि पापा की एज स्क्वायर है अपने बेटे की एज के। तो पहले बेटे की एज को कुछ मानो, तभी तो आप पापा की एज निकाल पाओगे ना। पापा की एज को पहले मान लोगे तो बेटे की एज कैसे निकालोगे, है ना। तो आपने बेटे की एज को x माना और पापा की एज हो गई x स्क्वायर। बस अब क्वेश्चन में जो बोला गया है, आपको क्या बोला गया, बहुत अच्छी बात बोली गई है, एक साल पहले, 1 year ago, 1 year ago, एक साल पहले जो पापा की एज थी, फादर, वो कितनी थी, एक साल पहले पापा की एज कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर -1, है ना। और सन की एज कितनी हो जाएगी बेटा, एक साल पहले x -1, है ना। यही तो, अगर पापा आज x स्क्वायर के हैं तो एक साल पहले इतने के रहे होंगे, है ना। आ जाओ, अब क्या बोला गया है कि जो पापा की एज है x स्क्वायर -1, वो कितनी है बेटा, बेटे की एज के 8 टाइम्स है। बेटे की एज जो थी एक साल पहले उसके 8 गुना है। अब 8 गुना है तो बस 8 से गुना कर दो, 8 × x 8x -8, सब कुछ इधर ले आओ, तो x स्क्वायर -1 -8x + 8 बराबर बेटा 0 के, थोड़ा बहुत धूम मचाओगे, काटा पीटी करोगे, +8 - 1 कितना हो जाएगा, 7 बराबर बेटा 0 के। तो ये अगेन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अब चॉइस आपकी, आप जैसे मर्जी वैसे करो, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना सिखा रहा हूं। आपको दिक्कत सिर्फ इक्वेशंस बनाने में होती है, उसके आगे आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो देखो बेटा, जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया ऐसे। अब x की दो वैल्यूज आ गई। यार ये दो वैल्यूज ना बहुत दिक्कत करती है। x की वैल्यू आई है एक तो 1 और एक तो आई है x की वैल्यू 7। अब समझो दोनों पॉजिटिव भी है। आप सोचोगे यार दोनों पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यूज हो सकती है।
x क्या है? बेटे की एज है। अगर मैं बेटे की एज को 7 साल मानूं, 7 मानूं, तो पापा की एज कितनी हो जाएगी? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 49 होता है। हो सकता है ऐसा कि बेटे की एज 7 साल हो, पापा की एज 49 ईयर्स हो? बिल्कुल हो सकता है ना, हो सकता है ना ऐसा। चलो ठीक, अब दूसरा केस करते हैं। अगर बेटे की एज को मैं 1 मान लूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अरे ससुरा, ये क्या हो गया? पापा भी 1 साल के, बेटे भी 1 साल के। तो आप यहां से समझ रहे हो ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये हमें भी समझ नहीं आया, और जितने भी मैथमेटिशियंस हैं उनको किसी को भी समझ नहीं आया कि यार ऐसे कैसे हो गया। सर चकरा गया सबका कि यार बेटा भी 1 साल का है और पापा भी 1 साल के हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बोलोगे यार हमारे भारत देश में तो ऐसा नहीं होता है, या फिर किसी भी देश में नहीं होता है, पूरी दुनिया में, हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। क्या पता एलियन वेलियन में चलता हो ऐसा, आई डोंट नो, कि पापा भी और बेटे भी दोनों एक साथ पैदा हो रहे, है ना। तो ऐसा अभी तक तो पॉसिबल नहीं है कि पापा भी 1 साल के हों और बेटा भी 1 साल का हो। इस वजह से x की जो ये वाली वैल्यू है ये हम कंसिडर नहीं करते हैं, समझे। तो x की वैल्यू सिर्फ 7 होगी। तो जरूरी नहीं है जब दोनों की दोनों पॉजिटिव आए तो आपके दोनों आंसर सही हो, या सिर्फ नेगेटिव आए एक जगह पे तो वो ही गलत हो। नहीं, कई बार नेगेटिव वाली वैल्यू भी सही होती है, कंसिडर करना पड़ता है हमें उसे, हर बार गलत नहीं होगी। अब आ जाओ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले क्वेश्चंस पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बोला था मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक वर्क वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैन एंड वर्क वाला, है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो डिलीटेड है, बट वो डिलीटेड नहीं है ना। अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिलीटेड नहीं है, बट लीनियर इक्वेशन में वो डिलीटेड है। लीनियर इक्वेशन में भी एक्चुअली डिलीटेड नहीं है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन इतना ज्यादा, इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। समझो, कह रहे कि ये गाड़ी है यार, ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन है, ये किसी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी स्पीड है और निकालने को भी उसने स्पीड ही बोला है, तो मैंने स्पीड को ही x मान लिया, ठीक है। अब ये कितने घंटे, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और कितना किलोमीटर तक जाती है? 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है। 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो मान लो ये t टाइम पे यहाँ पे पहुंचती है। मुझे नहीं पता कितना टाइम है, मैंने मान लिया t, है ना, क्योंकि टाइम दे ही नहीं रखा ससुरा, ठीक है। अब यही गाड़ी है, यही गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर चेंज हो गया है। गाड़ी वही है, ड्राइवर चेंज हो गया है। पहले जो ड्राइवर था वो थोड़ा स्लो मोशन में चल रहा था, फोन वोन पे बात कर रहा होगा, आया होगा गर्लफ्रेंड का फोन, बतिया रहा होगा, हाँ ठीक है गाड़ी तो जाती रहेगी जब जानी होगी। लेकिन अभी वाला बेचारा है सिंगल, है ना, और सिंगल है तो उससे पैसेंजर्स को बहुत फायदा हो गया। और फायदा क्या हो गया कि अब जो वो बात किसी से कर नहीं रहा है फोन पे, तो उसने जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे से अपनी स्पीड क्या कर दी है? इंक्रीज कर दी है। पहले जो स्पीड थी x थी, अब जो उसकी स्पीड हो गई है कितनी हो गई है भैया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। रीजन तुम्हें पता है क्यों स्पीड इंक्रीज हो गई है? तो अब अगर वो इतनी फटाफट फटाफट चला रहा है ट्रेन को, खुद नहीं भाग रहा है, चला रहा है ट्रेन को, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, है ना बेटा। पहले वो धीरे चल रहा था, अब वो थोड़ा तेज चल रहा है, तो जल्दी पहुंचेगा ना। तो अब जो टाइम लगा है उसको हमने मान लिया t डैश। मुझे नहीं पता कितने टाइम में पहुंचा है, लेकिन उसने एक बात बोली है कि पहले वाले टाइम से वो क्या है? 1 घंटा कम लगाता है। पहले जो टाइम था t, उससे 1 घंटा क्या है? कम वो लगाता है। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, एक ट्रेन है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, t टाइम पे वो पहुंचती है। दूसरी ट्रेन है वो x+9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और वो पहले वाले ट्रेन से 1 घंटा देरी में, मतलब जल्दी पहुंच जाता है। मतलब 1 घंटा कम लेता है, तभी माइनस किया है। ज्यादा लेता तो ऐड करता, मतलब पहले अगर 3 घंटे थे तो 3 - 1 2 होता है। बहुत सारे बच्चों बोलेंगे यार कम ले रहा है तो ऐड होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो इस चीज को समझो थोड़ा,
ठीक है ना। अब इन क्वेश्चंस में आपके पास एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। 9th ग्रेड में हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ाया भी होगा आपको, है ना। टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे हमेशा आपके पास दो केस बनेंगे, पहला केस और दूसरा केस, है ना। तो दोनों केसेस को आपको कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले मैं केस 1 की बात करूंगा। केस 1 पेश किया जाए तो पहले केस का डिस्टेंस लिख लो। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस था 180 किलोमीटर, है ना, इतना ही तो चलता है। पहले केस में स्पीड थी आपके पास कितनी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना हो जाएगा पहले केस में बेटा, पहले केस में जो टाइम हमने माना था t माना था, और टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमेशा आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में टाइम का फॉर्मूला लगाओ, टाइम के फॉर्मूले से होंगे वो क्वेश्चंस ज्यादातर, ठीक है ज्यादातर। आ जाओ, अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की, केस 2 में डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस तो उतना ही है 180 किलोमीटर। केस 2 में टाइम कितना, स्पीड, पहले स्पीड, मैं निकला और गड्डी लेके एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ है ना। तो अब जो स्पीड है x+9 किलोमीटर है। अच्छा, अब जो टाइम है बेटा, अब जो टाइम है t डैश, वो टाइम कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो टाइम है t डैश, वो टाइम कितना है बेटा, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इतना है, स्पीड क्या है, x+9। लेकिन 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 मेहरबान कदरदान साहिबान, उसने क्वेश्चन में एक बात बोली है, और वो बात बहुत अच्छी बोली है कि जो नया टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 1 घंटा कम है। अब 1 घंटा कम है तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 180 x+9 इज इक्वल्स टू t की वैल्यू कितनी है, 180 अपॉन x-1। ये -1 इधर भेज दो बेटा, इसको इधर भेज दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा जिंदगी में। जब ऐसा करोगे 180 अपॉन x+9 हो जाएगा। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है, तो इसको दूसरी स्लाइड पे लिख लो, है ना। तो आपके पास आया क्या, 180 अपॉन x माइनस 180 अपॉन x+9, वो बराबर है बेटा किसके, 1 के। और अगर ये 1 के बराबर है और आप यहां से दोनों से अगर 180 कॉमन ले लोगे तो यहां पे बचेगा आपके पास बेटा 1/x माइनस 1/x+9, और कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की संभावना है जिसे आप बनाओगे। x+9 माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू x+9 इज इक्वल्स टू 1। x से x कैंसिल, 18 को 180 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 इंटू एक्स 9x हो जाएगा, बराबर 1 के। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 0, 8 9 72, 7 कैरी, और 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इस पूरे को उधर भेज दो, 0 बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620। ये अब बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अब बहुत बड़ी, देखो बच्चों को ना दिक्कत ये भी रहती है कि भैया ये तो इतने बड़े बड़े नंबर्स है, अब इनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें, या कैसे, मतलब ठीक है इक्वेशन बनाना भी हम सीख गए, अब इनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में नहीं आ रहा है। उसका एक ही सोल्यूशन है बेटा, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। उसमें मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, बस थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 1620 है। अगर आपके पास इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओगे सेम नंबर आएगा। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाओ। इसके फैक्टर्स जब हम बनाते हैं तो आपके पास आता है कितना, 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 405 आएगा, फिर 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1, हाँ 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 और 3 ज़ा 9, और 3 5 ज़ा 15। क्या ये फिर से 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। क्या फिर से 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 15 आ जाएगा। क्या फिर से 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 5 आएगा, फिर 5। इसका यही एक तरीका है बेटा,
ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इन चीजों में एस कर पाओगे कि कैसे अब मैं इन नंबर्स का यूज करके या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके 9 बनाऊं। तो आ जाओ 2 2 1 2 3 4। एक काम करता हूं, ऐसे ही मैं रैंडम कुछ भी कर रहा हूं, है ना। 3 इंटू 3 9 9 81 हो जाएगा। 81 से 5 4 जा 20, नहीं बात नहीं बनेगी। सो 9 3 जा 27 27 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 9 9 दूनी 18, नहीं बात बनेगी। 15 27 27 इंटू 2 54, नहीं बात बनेगी। मतलब करना पड़ेगा यार। देखो मतलब आप ना वैल्यूज देखो। 4 3 जा 12 12 हो गया, और ये हो गया 15 15 इंटू 3 45 45 12 इंटू 3 36। हाँ, तो ये ब्रेक हो जाएगा बेटा किसने, 45 माइनस 36 में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे आप इसको ब्रेक कर दो, है ना, 45 36। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -45 और 36। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे मतलब आप अपने इसको मतलब बड़े नंबर्स को बहुत इजी कर लो। नहीं, वो प्रैक्टिस से ही आप चीजें कर पाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जिंदाबाद, है ना। अब आपको पता है यार, ट्रेन की जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसिडर करोगे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन फिर दोबारा से। अब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है। कह रहे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या बोला गया है, कह रहे हैं कि एक बोट है, उसकी स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, अब बोला गया है कि एक बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और वापस, पहले ये बोट गया 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और फिर वापस भी आ गया वहां से 30 किलोमीटर वापस भी आया, और कितने डाउनस्ट्रीम भी आया, मतलब रिटर्न्स बैक यानी कि डाउनस्ट्रीम आया। ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, ठीक है ना। और कितना जो टोटल जर्नी का उसका टाइम लगा वो कितने घंटे में पहुंचा, 4 घंटे 30 मिनट में। 4 घंटा 30 मिनट में इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये हो जाएगा आपका 9/2 आवर्स में वो क्या किया, उसने पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो जो निकालना है उसको x मान लो। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड कितनी मान ली मैंने, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा कभी भी अगर आपके पास अप स्ट्रीम होता है तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस किया जाता है, और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड में स्ट्रीम स्पीड में जो वाटर की स्पीड होती है या जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको ऐड किया जाता है। इस चीज को आपको डिटेल में बताया गया था उमंग सीरीज में, है ना। चलो बस ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। अप स्ट्रीम जाने का टाइम मैंने t1 मान लिया, डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम मैंने t2 मान लिया, ठीक है। अप स्ट्रीम जाने का टाइम मैंने t1 मान लिया और डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम मैंने t2 मान लिया। तो आपको पता है टोटल जर्नी का जो टाइम है t1 प्लस t2 वो कितना है बेटा, 4 घंटा और सॉरी 9/2, 4 घंटा 30 मिनट, है ना। ऊपर और नीचे आने का जो टोटल टाइम है, कंबाइंड टाइम है, वो कितना है, इतना है। बस यहीं पे देख लो, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस आ जाओ। अब देखो T1 क्या हो जाएगा आपके पास, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है बेटा, 30 किलोमीटर। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है बेटा, 15 माइनस x, है ना। T2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 30 अपॉन 15 माइनस x प्लस 30 अपॉन 15 प्लस x, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 9/2 हो जाएगा, है ना। 30 कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा आपके पास 1/15 माइनस x प्लस 1/15 प्लस x, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 9/2 के बराबर। अच्छा, अब इसके बाद क्या है बेटा, ये मतलब अगर मैं काटने की कोशिश करूं 3 से ये 10 होगा, 3 से इसको काटूं तो 3 रहेगा, है ना। अब नहीं कटेगा। थोड़ा इधर उधर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा इधर 15 प्लस x प्लस 15 माइनस x डिवाइडेड बाई 15 प्लस x
इंटू 15 माइनस एक्स, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे 10 है बेटा, और यहाँ पे कितना है बेटा 3/2, ठीक है ना। x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 प्लस 15 30, 30 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 300, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और x का स्क्वायर करोगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2। हाँ काट दो ससुरे को 3 को, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो 200 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे दिल में कुछ धक धक करने लगा, बस ऐसा ही बनेगा क्या ये? x को इधर भेज दो, 200 को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 200। अब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर आ गया 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 5, है ना। तो आपको पता है -5 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो वो +5 आपने कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। हाँ +5 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आई गेस मोस्ट प्रोबेबली, अरे इसके बाद एक और है, फटाफट से निपटाओ इसको। चलो आ जाओ देखते हैं क्या बोला गया है। आपके पास बोला गया है A takes 10 days less than time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish a work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. दो लोग हैं, एक है A और एक है B। मान लो A takes 10 days less, ठीक है। मान लो A जो है आपके पास X days लेता है किसी काम को खत्म करने के लिए, तो B कितने दिन लेगा बेटा, x + 10 लेगा। या तो ऐसे बना सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हो कि B अगर x डेज ले रहा है तो A कितने डेज लेगा, x - 10 लेगा। दोनों कंडीशन बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे अगर A ने x डेज लिया है तो B कितना ले रहा है, 10 दिन ज्यादा ले रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि A जो है 10 दिन कम ले रहा है B से, यानी कि B 10 दिन ज्यादा ले रहा है ना, B 10 दिन ज्यादा ले रहा है, यहां पे भी B 10 दिन ज्यादा ले रहा है, A 10 दिन कम ले रहा है, A 10 दिन कम ले रहा है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि भैया ये पॉजिटिव क्यों ले लिया आपने, एक मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो बनाया था, बच्चों के कमेंट्स थे कि भैया ये पॉजिटिव क्यों ले लिया। अरे बुड़बक, है ना, अगर बेटा ये x है तो 10 दिन ज्यादा, मतलब यार समझ जाओ ना, x + 10 ही तो होगा, है ना। तो ये चीजें है, तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। अब मैंने आपको पहले भी ये इक्वेशंस बहुत बार कराए हैं कि अगर देखो A की मैं बात करूं, A x डेज में अगर एक काम को पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम निकाल लो। एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x। वैसे ही B अगर x + 10 डेज में पूरा का पूरा एक काम खत्म करता है तो एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगा, 1/x + 10, है ना। अब एक दिन में ये इतना काम करता है, ये एक दिन में इतना काम करता है, और दोनों पूरा का पूरा काम, जब A और B की मैं बात करता हूं, वो पूरा का पूरा काम कितने दिन में खत्म करते हैं, 12 दिन में पूरा का पूरा एक काम खत्म करते हैं। तो एक दिन में अगर दोनों को एक साथ काम पे लगाया जाए, दोनों से मजदूरी करवाई जाए, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/12। सबका एक दिन का निकाल लो। आपके पास पाइप वाले भी क्वेश्चन आते हैं, एक का डायमीटर छोटा है, एक का डायमीटर बड़ा है। क्या करना है, 1 घंटे का निकाल लो, 1 मिनट का निकाल लो। और वो कैसे करोगे, तो जो भी आपके पास ये है ना, इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ट्रिक है, सिर्फ एक ट्रिक है। आपके पास x डेज है, x + 10 डेज है, कुछ नहीं सोचना, 1/x करो, उसमें 1/x + 10 करो, और ये जो 12 दे रखा था उसको भी 1/12 कर दो, सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, ठीक है। बस बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1/x + 1/x + 10 1/12 इधर उधर करके कर दो। आज कुछ तूफानी करते हैं, x × x + 10 इज इक्वल्स टू 1/12। x + x कितना हो जाएगा, 2x + 10 डिवाइडेड बाई x² + 10x इज इक्वल्स टू 1/12। अब यार इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो कुछ तो आएगा। 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24x + 120 इज इक्वल्स टू x² + 10x, है ना। 24x को इधर भेज दो, 120 को इधर भेज दो, इधर बचेगा 0, x² + 10x - 24x - 120, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल्स टू x² - 14x - 120। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन
को सॉल्व करोगे, कहाँ है वह, कहाँ है, -34x, कैसे 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 कैसे, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा इन्होंने x-10 करके किया। हाँ, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है, और 120 आ रहा है ना, पॉजिटिव 120, यहाँ पे नेगेटिव 120। हाँ, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। आप किसी भी मेथड से अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएगी। एक जगह पे x आएगा 4 और एक जगह पे x आएगा 30। अब आपको पता है कि 4 जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर मैं कहूं, मतलब आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, 4 और 30 नहीं आएंगी, तो आप देख लेना कि कौन सी वैल्यू आएगी, मतलब लगा सकते हो आप, ठीक है ना। इन्होंने x-10 करके किया, देखो x-10, तो आप उससे भी कर सकते हो। मैंने x+10 करके किया है, आप उससे भी कर सकते हो। दोनों सही है, निकालना इसका आंसर और चेक करना कि क्या सेम आंसर आ रहा है, 30 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर सेम रहेगा। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इतना, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, उसका एरिया दे दिया गया है 600। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, ये एल्टीट्यूड था, इसको मैंने x मान लिया है, तो बेस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर से एक्सीड कर रहा है, यानी कि ज्यादा है। एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा x+10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है x, बराबर किसके बेटा 600 के, कर दो, x इंटू एक्स हो जाएगा x² प्लस 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x, और ये 2 इधर डिवाइड था तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1200। तो बस बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 10x माइनस 1200 बराबर किसके बेटा 0 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और जब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव कभी भी साइड ऑफ द ट्राइंगल नहीं होती है, तो आप उसको निग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है भैया। चलो, सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा सेशन, है ना। और भी चैप्टर्स का अगर आपको ऐसा चाहिए, एपी का चाहिए ऐसा सेशन, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स चाहिए। बाकी ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये शेड्यूल है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो तो कर सकता है, अपने डाउट्स वगैरह पूछना हो पूछ सकता है। ये बाकी वेदांतों का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर कि आप लोग वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि सेशन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं। एंड मेक श्योर गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलेगा, और इससे भी धमाकेदार कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार है। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना रे बाबा। चलो बाय बाय।